स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं DSSB मेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर के 151 से लेके 180 तक के क्वेश्चंस। आज की वीडियो 6 है। ये क्वेश्चन पेपर हमने 30 क्वेश्चन सीरीज़ में कंप्लीट किया है। इससे पहले DSSB फीमेल PGT कॉमर्स 15 क्वेश्चन सीरीज़ में और एस्टेट के क्वेश्चन पेपर्स हम 5 क्वेश्चन सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और चैनल से जुड़ के देखिए, सच में ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। 151 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में कही गई बात को अच्छे से सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इट इज़ ए सेपरेट स्टेटमेंट, ये एक अलग से बनाई गई स्टेटमेंट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैश बुक, ये बात भी गलत हो जाती है क्योंकि कैश बुक का पार्ट नहीं है। इट इज़ ए सब डिवीज़न ऑफ ए जर्नल एंट्री, ये ऑप्शन भी गलत है। एंड इट इज़ ए लेजर अकाउंट, ये क्वेश्चन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इट इज़ ए सेपरेट स्टेटमेंट, इस ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। और हाँ, अगर आपको एस्टेट वाले क्वेश्चन पेपर के नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वो नोट्स ले सकते हैं। जो भी वीडियोस में कराए गए हैं सारे नोट्स वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स, कि आप वहाँ पे जाके सारे नोट्स ले सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। 152 क्वेश्चन है, दिस एंटिटी इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल लॉ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में 4 एंटिटी 4 इकाइयाँ दी गई हैं, और लेकिन हमें वो वाली इकाई छांटनी है जो एक स्पेशल लॉ यानी कि विशेष कानून के द्वारा बनाई जाती है। डिफाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि विशेषाधिकार। उस लॉ में इसके ऑब्जेक्टिव, पावर और इसके जो भी विशेषाधिकार हैं यानी शक्तियाँ और विशेषाधिकारों को बताया गया है। वाइल प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म, यानी कि प्रारूप को निर्धारित करते समय, ऑफ मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट के प्रारूप को निर्धारित करते समय और इसका रिलेशनशिप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बताते हुए, इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर द फीचर ऑफ, ये किसकी विशेषता है, कौन सी इकाई की विशेषता है, ये हो जाएगा हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन को क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी कहा जाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन की मीनिंग में ही फर्स्ट लाइन में ही ये लाइन आ जाती है कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ही ये फुली फाइनेंस्ड होती हैं। एंड इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा के कानून के द्वारा इसकी शक्तियाँ, इसके उद्देश्य और इसकी सीमाएं जो सब कुछ निर्धारित कर दी जाती है। तो ये होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन। हम ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मेथड। मार्केटिंग रिसर्च के जो मेथड्स हैं उसमें से हमें एक वो मेथड छांटना है जिसके बारे में क्वेश्चन में बताया गया है। वेयर बाई इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अदर रिटर्न रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ पे जो सूचना इकट्ठी की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, वो पहले से ही जो प्रकाशित है हमारे रिसोर्सेज वहाँ से ली जाती है। टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द आउटकम, यानी कि परिणामों की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए पहले से ही जो पब्लिश है हमारे सोर्सेज वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये किस में होता है, डेक्स रिसर्च में होता है। इसमें क्या होता है, डेक्स रिसर्च जनरली रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा यानी कि हम डायरेक्ट जाके डाटा को इकट्ठा नहीं किया जाता, जो पहले से डाटा इकट्ठा किया गया है और पब्लिश किया जा चुका है वहाँ से ही डाटा उठा लिया जाता है, इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। तो ये हो जाएगा डेक्स रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की पुरानी और नई अवधारणा के बीच में जो एक मुख्य अंतर है वो हमें बताना है। तो जो मुख्य अंतर है वो किसका होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात हमारी जो ओल्ड कंसेप्ट है मार्केटिंग की उसमें कहीं नहीं आती। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो है कंज्यूमर को किंग मानती है मार्केट का, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात उसमें सबसे ऊपर रखी गई है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है। देखिए मार्केटिंग होता क्या है, जो भी प्रोडक्शन हमने किया है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना एंड आफ्टर सेल सर्विसेज तक हमारी जो प्रोसेस वो मार्केटिंग की चलती रहती है। तो स्कोप बहुत बड़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें आते ही आते हैं, यानी कि जिस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। आफ्टर सेल सर्विसेज पे तो ख़त्म होता है, तो ये वाला इशू तो इसमें है ही। प्राइसिंग मॉडल एंड पॉलिसीज़, यानी कि जो कीमत निर्धारित की जाएगी और जो नीतियाँ बनाई जाएंगी वो सारा भी मार्केटिंग के स्कोप में आ जाता है। क्या नहीं आता है, रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए रिक्रूटमेंट करना पीपल की, वो नहीं आता है मार्केटिंग के क्षेत्र में। ये ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज़ नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि वो थ्योरी हमें छांटनी है जो असर नहीं डालती है, नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स की जो डायरेक्ट बियर करती हैं वो वाली थ्योरीज देखते हैं पहले। देखिए हमारे पास 4 थ्योरी हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। एक नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड है हमारी मोदिग्लानी मिलर अप्रोच और फोर्थ है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अब जो नहीं है वो कौन सी है, आर्बिट्री प्राइसिंग अप्रोच। ये क्या है, ये एक थ्योरी है आर्बिट्री प्राइसिंग थ्योरी इज़ ए मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करती, ये एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर आती है। इट इज़ ए मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो जो और था वो हमें टिक करना है, आर्बिट्री प्राइसिंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी नोट ए की एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय फाइनेंस मैनेजर। देखिए फाइनेंस मैनेजर को सारी फाइनेंस की मैनेजमेंट करनी होती है, तो हमें वो वाला काम छांटना है जो इस प्राइमरी नोट ए की एक्टिविटी। तो उनके द्वारा ना की जाने वाली मुख्य क्रिया को हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है। यह आ जाएंगी मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम देखेगा कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो भी कोई प्रोडक्ट है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये डिसीजन भी उसका है। परफॉर्मिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करनी एंड डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस, और फाइनेंस के बारे में एनालिसिस करना कि कहाँ से फाइनेंस आएगा, कहाँ उसको हमें इन्वेस्ट करना है, इस तरह की। यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी वो फाइनेंस मैनेजर की आएंगी। तो कौन सी नहीं है, मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। क्या इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें छांटना है कि कौन सा नहीं है, तो वो तो हमें देखना ही देखना है, साथ में अदर ऑप्शंस जो हैं, ठीक है, जो हैं उसको भी साथ में लेके चलना है, तभी हम अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो नोट ए में आ जाएगी CRAIL। अब जो हैं पहले वो देखते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में कौन सी है, केयर CARE, ये हमारी एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। एक है हमारी ICRA, वो भी हमारी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन में जो है हमारी वो अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, FITCH। ठीक है, यहाँ कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने इंडिया की लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। यहाँ पे 7 एजेंसी की बात की गई है, तो पेपर में जो पूछी जाती है वो मोस्टली जो स्टार्टिंग की 3 एजेंसी है वो ही आती है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी इन्हीं में से ही आया था। सबसे बड़ी कौन सी है, क्रिसिल CRISIL 1987 में एस्टेब्लिशमेंट हुई है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड है ICRA 1991 में एस्टेब्लिशमेंट है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ICRA। और थर्ड है CARE, केयर 1993 में एस्टेब्लिशमेंट है। कई बार पेपर में एस्टेब्लिशमेंट भी पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। फोर्थ है SMERA, स्मेरा 2005 में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
फिफ्थ है ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2007 में एस्टेब्लिशमेंट है। सिक्स है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड 1995 में एस्टेब्लिशमेंट। और नंबर 7 पे है इन्फॉर्मिस वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1986। तो ये थी हमारी लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग टू द मॉडर्न इरा ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न इरा यानी कि इरा मतलब क्षेत्र जो हमारी आधुनिक मार्केट, आधुनिक विपणन के जो क्षेत्र उसमें क्या कहते हैं। देखिए मॉडर्न मार्केटिंग की इरा जो है वो प्रोडक्शन, सेल्स, रिलेशनशिप, होलिस्टिक, प्रोडक्ट, ये तो है ही है। साथ में इन्होंने बोला कि मॉडर्न इरा ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले तो देखिए फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कौन कहे जाते हैं, फिलिप कोटलर, और इन्हें गॉड ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कौन है, वो है फिलिप कोटलर, गॉड ऑफ मार्केटिंग भी जिन्हें बोलता है। अब हमें यहाँ चाटना था कि कौन से ऐसे ऑथर हैं जो मॉडर्न इरा ऑफ मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। E.J. मैकार्थी, E.J. मैकार्थी ने कौन सी कॉन्सेप्ट दिया, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो पता नहीं कितनी बार हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। कॉमर्स के नेट में भी पूछा गया है, एस्टेट में भी पूछा गया है, और अभी DSSB में भी पूछा गया है। अभी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग में कौन सा जो है वो नहीं आता है, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's है मार्केटिंग के, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, और ये किसने दिए, E.J. मैकार्थी ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर असिस्ट इन अकाउंटिंग। टैली, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग में यूज किया जाता है, टैली। नेक्स्ट है एक्वायरिंग ए मशीनरी फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के एक पार्ट को बेचकर एक मशीनरी खरीद ली गई है, तो ये क्या है, विल रिजल्ट इन डैश इन ए फंड फ्लो स्टेटमेंट, नो फ्लो ऑफ फंड्स। यहाँ पे कोई भी फंड का फ्लो नहीं हुआ है, सिर्फ एक फिक्स असेट के बदले दूसरी फिक्स असेट आ गई है, एक बिल्डिंग बेच दी और उसके बदले में एक मशीनरी ले ली है, तो यहाँ पे नो फ्लो ऑफ फंड्स हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द। ये क्या, एक कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, ये हमें 4 मैनेजमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा है जो रिलेट करता है किससे, एग्जिटिंग लर्निंग। देखिए जो हमने पहले सीख लिया वो हमें उसकी नॉलेज होगी, तो ये नॉलेज के बारे में बात की जा रही है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो नॉलेज को क्रिएट करने में, शेयर करने में, यूज़ करने में और उसको मैनेज करने से रिलेट कर रही है। वाइल फैसिलिटेटिंग ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में, बाय मेकिंग द बेस्ट यूज़, जो नॉलेज हमने ली है उसका बेस्ट यूज़ करना है, ऑफ द लर्निंग कपल्ड विद थॉट प्रोसेसेस। यानी कि ये भी नॉलेज के बारे में ही बात की गई है कि जो हमने सीख लिया है, जो हमने गेन कर लिया है, जो नॉलेज हमने ले ली है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसका बेस्ट यूज़ करना कौन से मैनेजमेंट में आता है, नॉलेज के बारे में बात हो रही है, तो ये नॉलेज मैनेजमेंट में आ जाएगा। इट बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या करती है, बढ़ा देती है एफिशिएंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी योग्यता को बढ़ा देती है नॉलेज मैनेजमेंट। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से कौन सी मैनेजमेंट जो वो रिलेट करती है, नॉलेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO एज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ISO एक प्रक्रिया है बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन की, ये किसके लिए जो है वो स्टैंड करें, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फाउंड कब किया गया था इसको, 23 फरवरी 1947 में। और ये क्या करती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, इट डेवलप्स एंड पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। जो टेक्निकल हैं स्टैंडर्ड्स हमारे, जो इंडस्ट्रियल है और जो कमर्शियल स्टैंडर्ड्स हैं, उन सभी को ये डेवलप भी करती है और पब्लिश भी करती है। ISO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंप्राइजेज ए रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइन टू करेक्ट
प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि ऐतिहासिक लागत से उत्पन्न हुई समस्याओं की तुलना किससे की जा रही है यहाँ पे, कंपैरिजन टू राइज इन द प्राइजेज सब्सिक्वेंटली, जो प्राइस बढ़ गई है ना उससे की जा रही है। अभी किस में जो है ये वाली प्रॉब्लम जो सोल्व आउट हो जाती है, ये होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो कीमतें बढ़ी हैं उसको ध्यान में रखा जाता है और वहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए फिलिप कोटलर के बारे में अभी हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन में आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलिप कोटलर, इन्हें क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ मार्केटिंग या फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट्स, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जो रीचिंग आउट ऑफ द, जितने ज़्यादा हो सके, जितने अधिकतम हो सके उतने पॉसिबल कैंडिडेट तक पहुंचना, हैविंग पोटेंशियल टू परफॉर्म ए जॉब, और वो सारे कैंडिडेट उस जॉब को करने की क्षमता रखते हो, यानी कि एंड एनकरेजिंग दैम, और उन्हें फिर एनकरेज करना टू अप्लाई फॉर द सेम जॉब, इसका ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिक्रूटमेंट। मोटिवेशन नहीं आएगा, प्लेसमेंट नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट में ये सब कुछ होता है। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट्स हैविंग पोटेंशियल टू परफॉर्म ए जॉब, एक जॉब को करने की वो क्षमता भी रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, देखिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मास्टर बजट की स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों ही पार्ट है। और भी कई सारे पार्ट है जो यहाँ लिखे हैं। देखिए डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, जैसे सेल्स रिपोर्ट आ गई और जितने भी बजट है वो, ठीक है, ये मास्टर बजट स्टेटमेंट उसी में आ जाएगी। प्रोडक्शन रिपोर्ट आ जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी ऑप्शन में था, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी ऑप्शन में था, बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट, मशीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स ऑन द आइडियल टाइम, एबनॉर्मल लॉसेज रिपोर्ट, कैश रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशंस, ऑर्डर्स इन हैंड रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट्स। देखिए ये जो कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब क्या है, ये एनालिसिस करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ये वाले सारे आएंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज वाली वीडियो में जो नोट यानी कि जो नहीं है वो हमें छांटना है, तो जो है वो भी हम साथ में कर रहे हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, अलोविंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन, इन्फॉर्मेशन दी गई है, एनुअल यूसेज दिया गया है 8000 यूनिट्स का, कॉस्ट पर यूनिट दी गई है 30 रुपीज़ की, बाइंग कॉस्ट दी गई 15 पर ऑर्डर, स्टोरेज कॉस्ट है 5%, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट 2AO डिवाइडेड बाई H। इट मीन्स ए क्या है, एनुअल डिमांड, ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, H है होल्डिंग या स्टोरेज कॉस्ट। देखिए 2 इंटू ए कितना है हमारा, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड क्वेश्चन में देखिए 8000 यूनिट्स की। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 15 रुपीज़ 15, एक ऑर्डर पे 15 रुपये की कॉस्ट आ रही है 15, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट यानी कि स्टोरेज कॉस्ट जो कि दी गई है 5%। किसका 5%, कॉस्ट का 5%, 30 का 5% करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं 1.5 रुपीज़, ठीक है, 1 रुपीज़ 50 पैसे। तो जब इसको फॉर्मूले में पुट करके हमने आंसर निकाला तो आंसर आ गया 400। 400 क्या है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ, भी क्या बनाने के लिए कैपिटल और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन में भेद करना जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल रिवेन्यू में भेद नहीं करती, कैश से मतलब है, फंड फ्लो में भी फंड की बात की जाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो बिल्कुल ही कैपिटल और रिवेन्यू में अंतर नहीं किया जाता, वहाँ सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट की बात की जाती है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रिवेन्यू। तो किस में भेद किया जाता है, फाइनल अकाउंट में, ठीक है, फाइनल अकाउंट में देखा जाता है कैपिटल और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन में डिफरेंस किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। सभी को पता होगा 3 एक्टिविटी होती है हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। तो ये हमारी प्रोक्यूरिंग एक्टिविटी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती है। नेक्स्ट है 171 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर्मुलेटेड फॉर सोशल गैदरिंग्स। ये एक क्लब है
जो सोशल गैदरिंग्स के लिए बनाया गया है वहाँ के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या नहीं आएगा। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बेसिस के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि कैश की बात की जाती है, और हमारा रियल अकाउंट के फॉर्मूले के ऊपर बेस होता है। डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। जो कुछ भी आया वो सारा रिसिप्ट में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, जो कुछ भी चला गया पेमेंट में, बिल्कुल कैश बुक की तरह ही होता है। और जो भी रिसिप्ट आई है उसमें ये ध्यान ही नहीं रखा जाता कि वो इस साल के हैं, अगले साल के, पिछले साल के, इसमें सारी ही रिसिप्ट को लिखा जाता है। और इसी तरह पेमेंट को भी लिखते टाइम सारे ही पेमेंट्स को लिखा जाता है, चाहे वो हमने इस साल के लिए की है, करंट ईयर के लिए की है, प्रीवियस ईयर के लिए की है, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए की है। ठीक है, तो अभी ये कह रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन सी नहीं आती है। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लॉस कैश की बात करनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो लॉस हुआ है वो हमारी नॉन कैश आइटम है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और बाकी जितने भी हैं वेरियस पेमेंट्स, देखिए नोट वाले क्वेश्चन बहुत यहाँ पे हैं। अब शामिल क्या किया जाता है, वेरियस पेमेंट्स मेड टुवार्ड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड, वेरियस जितने भी भुगतान किए गए सारे इसमें लिखे जाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचने से जो भी इनकम होगी वो भी लिखी जाएगी। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लिखा जाएगा। लॉस इसमें नहीं लिखा जाएगा बिकॉज इट इज़ ए नॉन कैश आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेम्प्रेरी इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये जो हमारी तकनीक है उसमें जितनी एडवांसमेंट आई है उसके कारण जो बिजनेस सर्विस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, हमारा जो समकालीन प्रभाव है, यानी कि जिसकी बात की गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की गई है। और जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो वहाँ पे बिजनेस सर्विस में कौन सा नहीं आता है। देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या होता है, मोबाइल ऐप्स फॉर बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज, बैंकिंग और अदर सर्विसेज के लिए मोबाइल ऐप्स को यूज़ किया जाता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आता है। इमरजेंस ऑफ पेपरलेस ट्रांजैक्शंस, पेपरलेस ट्रांजैक्शन सभी को पता है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से वो ख़त्म हो गई है और सब कुछ जो है वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी इसके एडवांसमेंट हैं। एंड ई रिटेलिंग एंड डोर स्टेप डिलीवरी, और इससे तो आजकल हर सब कोई अनजान ही नहीं है, सभी को पता है ई रिटेलिंग क्या होती है, एंड डोर स्टेप डिलीवरी, ऑर्डर दिया फ़ोन पे ही और घर पे ही सामान आ जाता है। तो ये भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आती है। लेकिन एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, पैम्फलेट वगैरह छपवा दिए, ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट करना उसके थ्रू, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में नहीं है। ये तो पता नहीं कब से यूज़ किया जा रहा है ये वाला मेथड। तो एडवर्टीजमेंट्स इन प्रिंट मीडिया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। फर्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, बी है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सी है माइक्रो फाइनेंस एंड फोर्थ है एग्जिम बैंक। माइक्रो फाइनेंस नहीं आएगा, बाकी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेट करते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस के तहत ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अपना कामकाज शुरू करने के लिए कर्जा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, डेयरी के लिए, टेलरिंग वगैरह के लिए, छोटी छोटी दुकानें खोलने के लिए, या फिर अपना पशुपालन करने के लिए, ये सारे काम किए जाते हैं माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल नीड एज पर प्रोफेसर अब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहिम मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है उसमें सबसे टॉप पे कौन सी नीड को रखा गया है, और इस वाली थ्योरी को क्या बोला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का ही है। तो हमारा ऑप्शन टिक कर देंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे। अब देखिए 5 जो उन्होंने नीड दी है, इन्होंने 5 नीड्स दी हैं। अब जो 5 नीड्स दी हैं वो कौन सी है। फर्स्ट क्या है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएँ। सेकेंड है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएँ। थर्ड है सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं। अब सामाजिक जब संबंध बनते हैं तो फिर सम्मान की आवश्यकताएं शुरू हो जाती है। फोर्थ पे आ जाएगा एस्टीम नीड्स, और फिफ्थ में हमारा क्या आ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। तो 4-5 ही आवश्यकताएं जो हैं वो लाइन टू लाइन हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी आवश्यकता को सबसे ऊपर रखा गया है, कौन सी को सबसे नीचे। लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो अगर मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से ही आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले टॉपिक से ही आता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई इनको आप सीरियल वाइज बताओ,
इन नीड्स को आप सीरियल में लगाओ कि पहले कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी, तो वहाँ पे हमें पांचों ही याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर सारे ही हमने याद कर रखे हैं तो हम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब जो जल्दी जल्दी में रहते हैं, पेशेंस ही नहीं है जिनके अंदर। अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल आर क्लासीफाइड, इनको किस में रखा गया है? जो जो जल्दी में रहते हैं, बस वो टाइप ए पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। वो टाइप ए पर्सनैलिटी, इन्हें हरी जल्दी में रहते हैं। फास्ट इन वट एवर दे डू, जो करते हैं जल्दी करते हैं। इम्पेशेंट होते हैं, बेताब होते हैं। टाइप बी पर्सनैलिटी किसके लिए होती है? लेस स्ट्रेस प्रोन, ये कम तनावग्रस्त होते हैं, हर काम को आराम से करते हैं, रिलैक्स होकर करते हैं, इजी गोइंग, आराम से करते हैं। अब बच के दो पार्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देखिए ये कहाँ करा रखे, एस्टा 2019 में क्वेश्चन नंबर 110 में पूरा डिटेल में करवा रखा है ये, और आप वहाँ पे जाके, यहाँ नहीं कराऊंगी, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का ही मतलब देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, MBTI, एम मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें 16 टाइप बताए गए हैं हमारे पर्सनैलिटी के, 16 पर्सनैलिटी टाइप बताए गए हैं। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप एस्टा 2019 क्वेश्चन नंबर 110 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए वीडियोस जो है प्लेलिस्ट चैनल पे जाएंगे, सारी वीडियो सीरियल वाइज है। इसके अलावा एस्टा 2019 की वीडियो देखने प्लेलिस्ट में जाइए, एस्टा 2019 की सारी वीडियोस जो है वो एक ग्रुप में है। इसी तरह 17 के अलग ग्रुप में है, 18 के अलग ग्रुप में है, DSSB फीमेल वाले पेपर की और मेल वाले पेपर की, इसी तरह सभी के ग्रुप बने हुए हैं। तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 110 वाली वीडियो में जाके आप ये देख सकते हैं। तो देखिए इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोग कैसे होते हैं, क्वाइट होते हैं, शाय होते हैं, शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, वो एकदम से दूसरे के सामने खुल नहीं पाते। और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, मुफट होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं। ठीक है, ये वो वाले शर्मीले होते हैं, ये शर्मीले नहीं होते। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, टाइप ए, टाइप बी, चारों ही पर्सनालिटी टाइप बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है, ये बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। बाकी सारे हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये यहाँ पे लिखे भी हुए मैंने सारे। ORACLE फर्स्ट है, सेकंड है IBM DB2, थर्ड है MySQL, फोर्थ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, फिफ्थ है माइक्रोसॉफ्ट SS DBMS और सिक्स्थ है फोक्स प्रो। 177 क्वेश्चन है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल डैश मीन्स इम्प्रूवमेंट ओवर एन इम्प्रूवमेंट, सिंपली सेइंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार सुधार करना। कौन से वर्ड का मतलब है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा केजन, ये है जापानीज वर्ड है जो यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस यानी कि व्यावसायिक सेवा कौन सी नहीं है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, पर्सनल बैंकिंग, ये सारी हमारी बिजनेस सर्विसेज है। लेकिन डोनेशन गिवन ये बिजनेस सर्विस नहीं है, ये तो भलाई का काम है ना, व्यापार करने का। व्यापार क्या होता है, व्यापार जहाँ मुख्य मकसद जो है लाभ कमाना हो, फर्स्ट एंड लास्ट मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हो। डोनेशन गिवन करते तो प्रॉफिट अर्न होता, तो ये बिजनेस सर्विस नहीं है। नेक्स्ट है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज, जो मेन अंतर है, जो मुख्य अंतर है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में और हमारी ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन लेखांकन में, कौन सा अंतर है। देखिए ये सारे ही हमारे सिंपल नॉर्मल अकाउंटिंग में आते हैं। मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। लेकिन आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉयज़, जो सिर्फ ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के भले के बारे में सोचे, उसी के बारे में सारी बात की जाती है, वो होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये एक ऑप्शन अलग है, बाकी तीन ऑप्शन अलग है, तो इसी एक ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन ADR एंड GDR एज ए पार्ट ऑफ डिपोजिटरी रिसिप्ट। ADR और GDR में डिफरेंस करना है, और जो मेन डिफरेंस है वो हमें छांटना है। देखिए मेन डिफरेंस होता है इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन का। कैसे होता है, सबसे पहले ADR की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, नाम ही आ गया अमेरिकन, तो बस अमेरिका में घूमता रहेगा सब कुछ। GDR क्या है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। अब फर्स्ट डिफरेंस देखिए, ADRs कैन बी इशूड ओनली टू एन अमेरिकन सिटीजन, GDR कैन बी इशूड टू एनीवन।
एरिया ऑफ ऑपरेशन वो सिर्फ अमेरिका की बात करेगा। ADRs कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ USA, बट GDR कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एनी कंट्री। ये नैरो है इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन और उसका ब्रॉड हो जाएगा। ADRs आर शेयर्स ऑफ ए सिंगल फॉरेन कंपनी इशूड इन द US, but GDRs are shares of a single foreign company issued in more than one country as part of a GDR program, and ADR is issued in America and GDR is issued in Europe। तो मेन जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का डिफरेंस है, एरिया ऑफ ऑपरेशन का। एरिया ऑफ ऑपरेशन के साथ हम चले जाएंगे। ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो 30 क्वेश्चन के साथ DSSB मेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 के पेपर के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पूरे पेपर के साथ 180 क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।